हेलो बच्चों, क्लास +1 की हम यूनिट 2 कर रहे हैं जिसमें अब हम वेक्टर्स पे आ गए हैं। वेक्टर्स ये आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि वेक्टर्स होते क्या हैं। एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। और स्केलर्स क्या होते हैं? जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 किलोग्राम है या 1 किलोग्राम है नॉर्थ डायरेक्शन में, उसका कोई मायने नहीं होता। ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको स्केलर्स बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, टाइम, ये सब क्या हैं? स्केलर्स हैं। आप कभी टाइम भी ये नहीं कहोगे कि 10 बजे हैं नॉर्थ में, तो उसका भी कोई मायने नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता वो स्केलर्स होती हैं। ठीक है। और स्केलर्स विदाउट डायरेक्शन, और ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इसके। और वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी क्वांटिटी। सपोज़ कि आप किसी मास की वैल्यू लिख रहे हो, मास इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। ये क्या है? ये इसकी मैग्नीट्यूड ही तो है, ये इसके मैग्नीट्यूड है। ओके। और वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है। अब जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है कि किसी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ। जबकि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है मतलब ऐसे घूम के अगर आप जा रहे हो तो एक्चुअल में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होती है स्ट्रेट लाइन में। इसकी एक डायरेक्शन होती है टुवार्ड्स द एंड पॉइंट, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो भी एक वेक्टर होगा। फोर्स भी वेक्टर होगा, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स अगर वेक्टर है, टाइम स्केलर है, बट स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही आता है। ओके। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नेक्स्ट टर्म है हमारी, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऑलवेज ये। हम कोई भी सिंबल लेते हैं, अगर मैं ए एक क्वांटिटी कह रहा हूँ जिसको मैं वेक्टर बोलता हूँ, तो वेक्टर के ऊपर मैं एक इस तरह का साइन डालूंगा। ओके। या ऐसे हम कैपिटल वर्ड में लिखेंगे। जो ये सिंबल है इसको हम बोलते हैं एरो। और ये किसके इक्वल होता है? ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय अपने डायरेक्शन के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये देखिए, अ वेक्टर हैज़ टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड एट द एंड ऑफ लाइन। ठीक है। डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो हेड एट द एंड ऑफ लाइन। लाइन के एंड पे एक हेड लगाएंगे हम, एरो लगाएंगे, और वही एरो हमें डायरेक्शन बता रहा होगा कि एक वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है। यानी कि अगर मैं एक वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका एरो इस तरफ है, दैट मीन्स क्या है कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरह से वेक्टर पी को हम मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, जनरली आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो वेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो वेक्टर्स कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 2i + 3j। अब यहाँ भी ये जो i और j हैं ये क्या हैं? ये हैं ऑर्थोगोनल्स डायरेक्शंस, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास ये x और ये y है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है इस वक्त। तो x में जो भी डायरेक्शन होगी उसको हम i कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और y में जो डायरेक्शन होगी उसको हम j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अगर हमें किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ i कैप लिखा हुआ दिख जाए, दैट मीन्स उसने उतना मैग्नीट्यूड x में ट्रेवल किया हुआ है। अगर किसी के साथ j लिखा हुआ दिख जाए तो वो हमें बताएगा कि वो y डायरेक्शन में है। और अगर हमारे पास एक तीसरा एक्सिस भी आ जाता है, सपोज कि मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, ये 3 डायमेंशनल है, x, y और ये z है इस तरफ, बाहर की तरफ। तो हम बाहर की तरफ ड्रॉ तो नहीं कर सकते, तो हमने इसे इस तरफ लिखा। तो यहाँ ये i कैप, j कैप और k कैप आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मेरे को इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। तो ये इनकी डायरेक्शंस बता रहे हैं कि 2x में है, 3y में है और 4
जेड में कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी। मान लो 1 2 1 2 3 1 2 3 4। सो ये एक पॉइंट 3 पे और ये 1.4 पे। तो यहाँ से जो हमारा प्लेन बनेगा या 3 डायमेंशनल स्पेस बनेगा दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन हम ओरिजिन से दिखाएंगे। अब यहाँ तो आप बता नहीं सकते कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसके लिए मैं तरीका बताऊंगा, क्योंकि यहाँ तो तीनों डायरेक्शन एक साथ आ रही है ना। ऐसा अगर इसकी हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन बतानी है इस वेक्टर की, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, अगर मैं इस तरह से डबल साइन लगा दूँ तो इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है अंडर रूट जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर। सो इट्स 4 + 9 + 16 √29। अगर यहाँ पे माइनस होता तब भी यहाँ प्लस ही आना था, पता ही आपको, होल स्क्वायर प्लस हो जाता है माइनस में। तो ये हैं वेक्टर्स हमारे, दीज आर आवर वेक्टर्स। ठीक है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अगर मेरे पास एक वेक्टर सिर्फ ऐसे लिखा होता तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन थी ना, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी। ठीक है, या अगर मैं 2j लिख देता तो वर्टिकल लाइन थी, अगर मैं k लिख देता तो एक स्ट्रेट लाइन बाहर की तरफ थी। सो इट्स 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। और किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट और उसके जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर का सम। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमने ये पढ़ लिया है कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर्स के टाइप्स देखते हैं। पोलर वेक्टर्स कौन से होते हैं? पोलर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन मोशन के अलोंग ही होता है। जिस तरफ आपका मोशन है ऑब्जेक्ट का उसी तरफ डायरेक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हम जा रहे थे तो वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी तरफ थी। वेलोसिटी भी और लीनियर मोमेंटम भी पोलर वेक्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सियल वेक्टर्स। नाउ एक्सियल वेक्टर्स क्या होंगे? एक्सियल वेक्टर्स वो होंगे जिनकी डायरेक्शन कुछ और होती है और उनका जो मोशन है वो किसी और डायरेक्शन में होता है। एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन उसकी कहीं और है, वो इस सर्कल में राउंड कर रहा है लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं और होता है। अब आ जाते हैं अपने पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स पे। व्हाट आर पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स? 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर मैं कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सपोज मेरे पास ये एक P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। ये पॉइंट अगर 2 डायमेंशनल स्पेस में है तो इसका पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशनल होगा, जैसा कि अभी मैंने दिखाया था। ये देखिए, ये 2 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल है। तो पोजीशन वेक्टर भी ऐसे ही होते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट कर दूँ तो ये स्ट्रेट लाइन मुझे पोजीशन वेक्टर बता रही है, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं इसके प्रोजेक्शंस देखूँ तो इतना तो इसने एक्स में ट्रैवल किया हुआ है और इधर वाई पे प्रोजेक्शन देखूँ तो इतना इसने वाई में ट्रैवल किया हुआ है। तो इसलिए इस पर एक्स और वाई दोनों यानी कि इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आया। ओके, तो पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? मैं यहाँ 2 पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ कि ये यहाँ पे एक पॉइंट था, एक ऑब्जेक्ट थी जो कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँच गई। तो इस पॉइंट पे इसका प्रोजेक्शन वेक्टर ये था r, और अभी जहाँ पे ये है t टाइम के बाद इस पे इसका पोजीशन वेक्टर कुछ और हो चुका होगा, यानी कि इसकी x भी बदल चुकी है और इसकी y भी बदल चुकी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन आ रही है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। अभी हम सिर्फ वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन और उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद चलते हैं हम कुछ डेफिनेशंस पर। सो डेफिनेशंस हैं लाइक इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स कोई भी 2 अलग अलग वेक्टर्स अगर उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं, अगर उनकी डायरेक्शन भी इक्वल है। जैसे मैंने यहाँ एक वेक्टर a जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, एक दूसरा वेक्टर उसी के पैरेलल पड़ा है, उसकी लेंथ भी उतनी है लेकिन वो है सेम, मतलब उसकी लेंथ भी उतनी है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो वो क्या होगा? इक्वल वेक्टर्स होगा। नेगेटिव वेक्टर्स अगर उनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हों लेकिन उनके डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो, नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो मैं b को -a भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। कोलिनियर वेक्टर्स
अब इनके मैग्नीट्यूड सेम होना का कोई कंडीशन नहीं है, बस दो पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड उनका सेम हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेम होगा तब भी वो कोलिनियर होगा, सेम नहीं होगा तब भी वो कोलिनियर होगा, बट वो तब इक्वल वेक्टर नहीं होगा। ओके, को इनिशियल वेक्टर, को का मतलब सेम, इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अब इन तीनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है तो ये को इनिशियल वेक्टर्स है, ठीक है। अब आती है बात यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर के लिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ पेज पे। यूनिट वेक्टर एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसकी डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन जो होती है ये ही यूनिट वेक्टर कहलाती है। अगर मुझे किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो किसके इक्वल आएगा, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी मेरे पास यही वेक्टर था, मेरे पास वेक्टर ए था 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। नाउ सपोज कि मुझे क्वेश्चन में कहा गया कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। सबसे पहले कितना आया था, √29। नाउ डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इज वेक्टर इटसेल्फ divided by its magnitude. That means 2 by under root 29 I cap, 3 by under root 29 j cap plus 4 by under root 29 k cap. That is a unit vector. I hope कि आपको यूनिट वेक्टर भी समझ आ गया होगा। ओके, सो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, यूनिट वेक्टर्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है। वीडियो के एंड में मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसको आराम से अपनी नोटबुक्स में लिख सकें। सो मेरे पास एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था। सबसे पहले मैंने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया √13, फिर मैंने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखी कि वेक्टर इटसेल्फ डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, मोड में रखा हुआ है। सो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपको कई न्यूमेरिकल्स मिलेंगे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियोस ज़रूर समझ आई होगी, ये कंसेप्ट ज़रूर समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।